जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं आप सभी के साथ सिमरन आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट सामान्य ज्ञान की यह बुक। जी हाँ दोस्तों, हम इस बुक की कंप्लीट रीडिंग करेंगे। इसे समझते हुए एक्सप्लेन करके मैं इसको आपके सामने रीड करूंगी और आप ईयरफोन लगा के इसको सुन लीजिएगा। अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी जाएगी दोस्तों, तो आपको ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और यह बुक आप जैसा जानते ही हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी एग्जाम्स को लेकर के। सभी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पर ये बुक थोड़ी सी लेंथी पड़ती है और लोग इसे थोड़ा बोरिंग समझते हुए स्किप कर देते हैं, जिसका नुकसान तो होता ही है दोस्तों। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपके लिए कंप्लीट रीडिंग लेकर आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पर इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। हो सकता है वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और कोई भी अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है तो जरूर इसे देख कर जाइए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आई हूँ। तो क्या है आपका मोटिवेशनल कोट? देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसा कि आप सभी देखते ही हैं दोस्तों कि सही बार सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम्स दे दे के थक जाते हैं, तो फिर हम डर जाते हैं उस चीज से। वो लहरें ही तो हैं जो हमें डराती हैं। तो दोस्तों हमें उन लहरों से डरना नहीं है, उनका डट करके सामना करना है, कोशिश करना है, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही थोड़ा देर से मिल जाए, किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है तो किसी को लेट, लेकिन मिलता जरूर है। तो मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए और डटकर सामना करना चाहिए अपने आगे आने वाली मुसीबतों से। सभी की लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल होते हैं और वो सभी को फेस करने होते हैं फ्रेंड्स। और जो उनको फेस करके आगे बढ़ते हैं, उन लहरों से डरते नहीं है दोस्तों, उनका डट करके सामना करते हैं, तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं फ्रेंड्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी बुक रीडिंग। दोस्तों हम इसमें इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास में हम आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और साथ ही विश्व का इतिहास यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। तो ऐसे हम पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास है इतिहास। जी दोस्तों, इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष से जाना जाता है और जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय जो इतिहास के स्रोत, मतलब कहाँ से आपको प्राचीन भारत देखने को मिलता है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्य रूप से चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर तीसरा है विदेशियों का विवरण और नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर का है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजा महाराजाओं का जो इतिहास रहा, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हमें मिले वहां से जानकारी मिलती है। जो भी विदेशी जो भारतवर्ष में अपनी यात्रा पर आए थे, उन्होंने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी, उनका उनमें उन्होंने भारतवर्ष के बारे में कंप्लीट विवरण दिया, वहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हमें खोजकर्ताओं द्वारा खनन, जब वो खनन किया उन्होंने, तब वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई वहां से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो भी मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है, वहां से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगता है। भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है कि जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद आपके चार हैं, एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में है
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। और इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, मतलब इसके अंदर वाखिल्य पाठ के 11 सूक्त भी हैं, उसके साथ ही 1028 सूक्त हैं। और 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि हुआ करते थे उनको होत्र कहते थे, यानी जो ऋचाओं को पढ़ते थे वो होत्र कहलाते थे। और 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं इसमें, और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं इनको होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनैतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल, मतलब जो हस्तलिखित हैं, हाथों से लिखी गई जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित एक पुरुष सूक्त है, और जिसके अनुसार 4 वर्ण होते थे। एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। जैसे कि ब्राह्मण थे ये मुख से, और क्षत्रिय है भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसा इस ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नोट दे रखा है आपको। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में क्या करता है? विभेद करता है। तो ये जो धर्म सूत्र आपको ये 4 प्रमुख जातियां दी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी जो स्थिति रही थी, जो सिचुएशंस वहां पे रही थी, जो ये व्यापार जो करते थे, जो इनके दायित्व हुआ करते थे, कर्तव्य हुआ करते थे, और जो इनको विशेष अधिकार मिलते थे, उन सब में क्या करता है? डिफरेंसेस करता है, विभेद इनमें बताता है ये। वामनावतार के जो 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम जो स्रोत है वो भी क्या है? ऋग्वेद है। वामनावतार की जो 3 पगों वाली जो आपके पास में स्टोरी है, उसके आख्यान का जो प्राचीनतम जो स्रोत है वो भी क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको इंद्र के लिए कितना? 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की क्या की गई है? रचना की गई है। यानी इंद्र के लिए तो 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब जो प्राचीन इतिहास है उसमें साधन के रूप में जो आपका वैदिक साहित्य है उसमें भी ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? स्वैसुर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है वह यजुर्वेद कहलाता है। और जो यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं उसको अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है, जो स्वैसुर पाठ के लिए जो भी मंत्रों और बलि के समय जो भी अनुपालन किए गए नियम है, उनका जो जोड़ है, जो संकलन है, ठीक है, जो ग्रुप है, उसे क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। और जो उसको पढ़ता है उसे अधर्व्यू कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो कौन सा है? यजुर्वेद है। नेक्स्ट है आपके पास में सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, यानी इसमें संगीत से रिलेटेड है। ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, और इसके जो पाठकर्ता हैं उनको हम उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं जो इसे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो आपके पास में सामवेद है इसे क्या कहा जाता है? भारतीय जो संगीत है उसका जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र और सामान्य मनुष्य के जो भी विचार हुआ करते थे, जो जिन चीजों में वो विश्वास करता था या अंधविश्वास करता था, इन सभी का वर्णन आपको अथर्ववेद में मिलता है। इसी में आपको एक सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां क्या कहा गया है? सबसे प्राचीन क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां जो सभा और समिति है किसमें वर्णित है? तो अथर्ववेद में वर्णित है। नोट है आपके पास में, सबसे प्राचीन जो वेद है वो तो कौन सा है आपका? ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो वेदांग कितने हैं हमारे पास में? 6 हैं। एक है आपका शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे जो अच्छा क्रमबद्ध आपको विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है। मतलब जो भी ऐतिहासिक कथाएं थी, इनका जो सबसे अच्छा जो सिक्वेंशनल जो आपको विवरण मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो पुराणों में मिलता है। और जिसके रचयिता लोमहर्ष हैं और इनके पुत्र उग्रश्रवा को भी माना जाता है। और इनकी जो संख्या है, यानी पुराण कितने हैं अपने पास में? 18, जिसमें केवल 5, एक तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही क्या है, राजाओं की वंशावली के बारे में दिया गया है। मतलब पुराण तो 18 है, लेकिन उनमें से भी मुख्य 5 हैं जिनमें राजाओं की वंशावली के बारे में दिया गया है। जैसे मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है और भागवत है। फिर आपको एक नोट दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे क्या है, प्रामाणिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में भी सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। देखिए पुराण है और उनसे संबंधित वंश दे रखे हैं। जैसे विष्णु पुराण है, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट करते हैं, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ है पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह है शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। कौन सा? जो आपका स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति है, प्रमाणिक भी है ये। और ये शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। जो जातक है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। और हीनयान जो है इसके का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कथा वस्तु किसका ग्रंथ है, तो हीनयान का, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ उसके वर्णित है। मतलब जो महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र था वो अनेक कथानकों के साथ क्या है, वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है, जैन जो लिटरेचर पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो ये भी है कि जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से मिलता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, ये ऑप्शंस पूछे जाते हैं आपसे कि जो भगवती सूत्र में क्या दे रखा है जैन ग्रंथ में? महावीर के जीवन कृत्यों और जो अन्य समकालिक जो इनके साथ जो समकालिक राजा महाराजा थे उनके जो भी इनके साथ संबंध थे उनका सबका विवरण मिलता है आपको भगवती सूत्र में। फिर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। यह आपको 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्या ये जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी, ये 15 तो अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की आपको जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखी थी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था ये आपको कल्हन ने किया। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्हन की है। और संस्कृत साहित्य में भी आप ऐतिहासिक जो भी घटनाएं थी उनको लिखने सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किसने किया था? कल्हन ने किया था, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। फिर नेक्स्ट है अरबी की सिंध विजय का जो वृतांत है, जो विवरण है, वह चचनामा, चचनामा एक बुक है और इसके लेखक हैं अली अहमद, इसमें सुरक्षित है। अरबी की जो भी सिंध विजय थी उसका वृतांत। अष्टाध्याय की बात करिए तो यह संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के क्या हैं? लेखक हैं। इससे मौर्य के पहले का जो इतिहास था, यानी मौर्यकालीन जो था उससे भी पहले का जो इतिहास था और मौर्य युगीन जो राजनीतिक अवस्था थी उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है कात्यायन। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि गार्गी जो संहिता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन की है और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर है पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से, यानी महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। और यहाँ से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।
अब जब शुंगों के पुरोहित थे तो उनके इतिहास के बारे में तो उनको नॉन तो होगा ही ना। फिर नेक्स्ट है विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। सबसे पहले आपका है टेसियस। यह एक ईरान का राजवैद्य था। राजवैद्य मीन्स मतलब जो राजा महाराजा होते थे वो अपना एक पर्सनल वैद्य रखते थे, ठीक है। तो ऐसे ही ईरान का एक राजा था, उसका राजवैद्य था टेसियस। भारत के संबंध में इसका जो विवरण है बहुत ही आश्चर्यजनक है और कहानियों से पूर्ण होने के कारण इसे अविश्वसनीय है। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आश्चर्यजनक है और रियलिटी से उनका कोई संबंध होता नजर नहीं आता है, तो अंधविश्वास और ऐसा लगता है अविश्वसनीय, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इस तरह का है, माना जाता है। नेक्स्ट है हेरोडोटस। हेरोडोटस को तो आप जानते ही हैं, इतिहास के पिता कहे जाते हैं कौन, हेरोडोटस। और इनकी पुस्तकें है हिस्टोरिका। इसमें इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो भारत और फारस के संबंध है उनका वर्णन किया है। परंतु इसका जो विवरण है ये भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। मतलब जो एक रियलिटी सा नहीं लगता है ना, तो अफवाहें लगती हैं, अनुश्रुतियां लगती हैं, जो सच नहीं लगता, ठीक है। तो वो सभी इनकी जो भारत और फारस का जो संबंध का वर्णन इन्होंने किया है ये भी अफवाह और अनुश्रुतियों पर आधारित है, जो विश्वास करने योग्य सा नहीं लगता है। नेक्स्ट है आपके पास में सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक थे, जैसे निर्याकस था, आने सिक्रटस था और नेक्स्ट ऑस्टुबुलिस। तो इनका जो विवरण है ये अति प्रमाणिक और विश्वसनीय है। यानी सिकंदर के जो साथ आए थे लेखक निर्याकस, आने सिक्रेटस और ऑस्टिबुलस, इनका जो विवरण है वो बहुत ही प्रमाणिक और विश्वसनीय है। फिर नेक्स्ट है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, तो ये है मेगास्थनीज की है। में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। मतलब ये जब उस चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया तो वहां के रीति रिवाज, संस्कृति, वहां का किस तरह से वो अपना जो राज्य चलाते थे, कंप्लीट वहां के जो भी समाज के बारे में इसने अपना विवरण दिया है। जो भी देखा इसने उसी को लिखा इसने इंडिका नामक पुस्तक में। फिर है आपका डायमेकस। डायमेकस की बात करें तो सीरियन नरेश, यानी सीरिया का एक नरेश था, राजा था, जिसका नाम था आंतियोकस। उसका ये क्या था, राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इसका विवरण भी किससे संबंधित है, मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका डायोनीसियस। डायोनीसियस की बात करें तो एक मिस्र नरेश था, यानी मिस्र का राजा था, जिसका नाम था टॉलमी फिलेडेल्फस। इसका ये राजदूत था कौन, डायोनीसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास में टॉलमी। टॉलमी की बात करें तो यह 2री शताब्दी में इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी शताब्दी में, तो 2री शताब्दी में इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। फिर नेक्स्ट था प्लिनी। प्लिनी की बात करें तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो पूछा जाए अगर आपसे कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्रथम शताब्दी में किसने लिखी, तो प्लिनी ने लिखी थी। और इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी है, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंदी जो आपका हिंद महासागर था उसकी यात्रा पे आया था और इसने उस समय के भारत के जो बंदरगाह थे, जो व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। किसने दी थी, तो उस लेखक ने दी थी जिसने ये बुक लिखी है पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, जिसकी हमें जानकारी नहीं मिलती कि बुक लिखी किसने है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है चीनी लेखक। चीनी लेखक के बारे में देखिए, पहला है फाहियान। तो फाहियान आया, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं श्रमद्ध बताया है। यानी ये मध्य प्रदेश की यात्रा पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था चीनी यात्री, और इसने मध्य प्रदेश की जो समाज है, संस्कृति है, इनको देखा, इनका वर्णन किया और उसे सुखी और समृद्ध बताया है। फिर नेक्स्ट है संयुगन। संयुगन की बात करें तो यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो कितने टाइम तक के लिए आया था, 3 वर्षों की यात्रा पे आया था ये, और इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। और कब आया था, 518 में। कौन आया था, संयुगन आया था।
फिर नेक्स्ट है आपका हेनसांग। हेनसांग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के शासन काल में यह भारत आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसांग जो है वह किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित एक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। तो उसका मेन मोटिव था कि बौद्ध जो ग्रंथ थे उनको एकत्र करना और उन्हें यहाँ से भारत से ले जाके चीन ले जाना। और इस भ्रमण का जो वृतांत उसने लिखा सियूकी नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी, उसमें इसने लिखा है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। इसके अनुसार जो सिंध का जो राजा था वो एक शूद्र था। तो आपको यहाँ से क्या पता लगता है कि जो ये हेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब आया था, तो 629 ईस्वी में आया। कब वापस गया, तो 645 ईस्वी में गया। 15 वर्षों के लिए ये आया था। और जब ये एक वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुका था तो उसके बाद सबसे पहले ये भारतीय जो राज्य है कपीशा उसमें पहुंचा था ये। और इसका मेन मोटिव था आने का कि यह जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको एकत्रित कर सके और चीन लेके जा सके। और सियूकी नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी, जिसमें उसने कितने देशों का वर्णन है उसमें विवरण दे रखा है, 138 देशों का। और जो सिंध का राजा है उसे शूद्र इसने बताया है। वहां का हर्षकालीन जो समाज था, जो धर्म थी और राजनीति थी उसके बारे में कंप्लीट वर्णन किया है। और जो बिहार में नालंदा जिला है वहां जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है उसमें भी इसने अध्ययन भी किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एक नोट दिया हुआ है, इस नोट में है कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। ओके, नेक्स्ट है आपका इत्सिंग। इत्सिंग की बात करें तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के जो भी भारत था उसका कंप्लीट वर्णन ये किया गया था। फिर बात आती है अरबी लेखकों की और उसमें है अल बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी जो कृति है किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं। और यह आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसमें राजपूत कालीन जो समाज था, धर्म था, रीति रिवाज थे और जो राजनीति थी उस पर इसने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। किसने डाला है, अल बरूनी ने, जो कि किसी टाइम पे आया था, महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। अरबी लेखक। अब नेक्स्ट है अन्य लेखक, जैसे एक तो आपको दे रखा है तारानाथ है और एक है मार्को पोलो। तो पहले पढ़ते हैं तारानाथ को। यह एक तिब्बती लेखक था और इसने कयुंगर और तयुंगर ये नामक ग्रंथ इसने लिखे थे। और भारतीय इतिहास के बारे में यहाँ से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो किसने लिखे थे कयुंगर और तयुंगर, तो तारानाथ ने लिखे थे। फिर नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका जो विवरण है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए क्या है, उपयोगी है। तो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी कौन सा ग्रंथ है, तो मार्को पोलो का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जो मिलने वाली जानकारी है, जैसे उत्खनन कर्ताओं द्वारा जो जानकारियां निकाली गई हैं इतिहास के बारे में, अब उन्हें पढ़ते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाजपोई, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसे अश्विन कुमार भी कहते हैं, के नाम क्या है, मिलते हैं। तो जो बोगाजपोई अभिलेख है ये आपका 1400 ईसा पूर्व का, यहाँ पे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मध्य भारत में, जो आपका मध्य भारत है वहां भागवत धर्म को विकसित करने का जो प्रमाण है, यवन राजदूत था हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ, जो गरुड़ स्तंभ लेख है वेसनगर, जो अब विदिशा के नाम से भी जाना जाता था, वहां पे गरुड़ स्तंभ लेख है जो कि यवन राजदूत हेलियोडोरस ने लगवाया था। और वहां से हमें भागवत धर्म के विकसित होने के क्या मिलते हैं, मध्य भारत में प्रमाण मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। और सर्वप्रथम जो दुर्भिक्ष की जो जानकारी आपको मिलती है
यहाँ भी ये सोहोगोरा अभिलेख से मिलती है, तो ये सभी इंपोर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हून आक्रमण थे, इनकी भी जानकारी आपको भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। फिर नेक्स्ट है सती प्रथा का जो पहला लिखित जो साक्ष्य आपको मिलता है सती प्रथा का, ये ऐरन अभिलेख से मिलता है। तो ये सभी अभिलेख इंपोर्टेंट हैं। अभी देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख दे रखे हैं और उनके सामने उनके शासक दे रखे हैं उस कालीन के। तो हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, और ये भी आप जानते हैं कि सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र मिलता है वो भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, और इस समय जो शासक थे वो थे कलिंग राजा खागेल। नेक्स्ट है जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये रुद्रदामन के समय का है। नासिक जो अभिलेख है ये गौतमी बलश्री के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख है, ये समुद्रगुप्त के समय का है। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो यह मालवा नरेश यशो वर्मन का है। देखिए मंद 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 आपने यश को प्राप्त किया, आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। भोज यानी भोज में क्या खाया, ग्वार, मतलब ग्वार की सब्जी खाई, ऐसा करके आप ट्रिक बना लो। एक है भीतरी एवं जूनागढ़ जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त का है। और देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो ये बंगाल शासक थे विजय सेन, इस काल में शासक थे। नेक्स्ट देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। नोट दे रखा है कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसे क्या बोला जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट कश्मीरी नवपाषाणिक जो पुरा स्थल है बुर्ज होम से गर्तावास यानी जो गड्ढे घर होते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था, और इसी को ही साहित्य में काशार्पण भी कहा गया है। किसमें, लिटरेचर में काशार्पण भी कहा गया है उनको प्राचीनतम सिक्कों को, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य है यह यवन शासकों ने किया था। जो सबसे पहले सिक्कों पर जो लिखावट जो लिखी थी, लेख जो लिखे थे वो यवन शासकों ने की थी। समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाला सिक्का है, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो समुद्रगुप्त है वो एक संगीत प्रेमी था, तो उसका ये प्रमाण हमें मिलता है। अरिकमेडु, अरिकमेडु ये पुडुचेरी के निकट ही है, से रोमन सिक्के आपको मिलते हैं। कैसे सिक्के मिलते हैं, रोमन सिक्के मिलते हैं। अब आता है आपका प्राचीन इतिहास के बाद प्रौढ़ ऐतिहासिक काल की। देखिए इसका जो प्रौढ़ ऐतिहासिक काल की बात करें तो वो कौन सा होता है, तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित जो विवरण है वो उद्यत नहीं किया है, मतलब जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसे प्रौढ़ ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को ही इतिहास कहते हैं जिसमें आपका विवरण कैसा हो, लिखित रूप में उपलब्ध हो। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख हुए हैं वो पढ़े नहीं जा सकते, मतलब वो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में होते हैं जो हमें नॉन नहीं होती है, तो फिर हम उनको पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ज्ञानी मानव होमोसेपियस का जो प्रवेश है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग में मानव की जो जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था, शिकार था। आग का जो आविष्कार है ये पुरा पाषाण काल में हुआ, और पहिए का जो आविष्कार है ये नव पाषाण काल में हुआ। फिर नेक्स्ट है मनुष्य में जो स्थायी निवास यानी कि एक जगह ही मतलब रह करके जो निवास होता है वो स्थायी निवास होता है। ठीक है, तो स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है नवपाषाण काल में आई, और सबसे पहले इसने कुत्ते को अपना क्या बनाया, पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा जो धातु है इसका प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार था वह कुल्हाड़ी था, जिसकी प्राप्ति हमें कहां से हुई है, अतिरंपकम, ये एक स्थल है यहाँ से प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तो कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन जो स्थल है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ये कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ सबसे प्राचीनतम फसल थी। पल्लावरम नामक एक स्थान है, वहां पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की क्या हुई थी, खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग जिसमें पत्थरों का ज्यादा यूज हुआ था। ठीक है, अधिकांश औजार किसके बने होते थे, पत्थर के बने होते थे, जिसे स्फटिक के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था।
सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो सबसे प्राचीन जो नगर माना जाता है वो मोहनजोदड़ो माना जाता है और इसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। फिर आपका आता है सिंधु सभ्यता। अब हम सिंधु सभ्यता पे आ गए हैं, अब पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से और 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। तो देखिए जो रेडियो कार्बन C14 जैसी जो नवीन विश्लेषण पद्धति है, इससे हम क्या समय के बारे में, तिथियों के बारे में पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितने वर्ष पुरानी है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या बताई गई, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसकी खोज, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। प्रागैतिहासिक इट मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक। आपसे ऑप्शंस में कई बार इंग्लिश वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे प्रोटो हिस्टोरिक आपको दे दिया या कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे वे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो प्राचीन पश्चिमी जो पुरा स्थल है वो क्या है, सुतकांगेडोर, जो कि कहां पर है, ये बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरा स्थल की बात करें तो ये आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी में है। और उत्तरी पुरा स्थल है मांडा, जो कि जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरा स्थल है दाइमाबाद यानी दायमाबाद, जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए इस प्रकार से, जैसे आपके सबसे पश्चिम में तो कौन है, सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर है जो कि कहां पर है, बलूचिस्तान में है। फिर आपके अगर पूर्व की बात करें सबसे पूर्वी, तो आपके पास में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है जो कहां पर है, मेरठ यूपी में है। अगर दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी है आपका दैमाबाद है। दैमाबाद आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। मांडा कहां पर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता, देखिए सैंधव सभ्यता को ही हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। और यहाँ से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर हैं, जिनको 6 बड़े नगर की जो संख्या दी गई है। और वो कौन कौन से हैं, एक तो मोहनजोदड़ो है, एक हड़प्पा है, एक गनवारी वाला है, एक धोलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। और कालीबंगन कहाँ पे, अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल हैं ये कहाँ मिले हैं, तो ये गुजरात में मिले हैं। यानी पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खोज हुई थी इन स्थलों की। उसके बाद में स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई तो ये पाकिस्तान में सारे स्थल चले गए। फिर दोबारा से खोज हुई और खोज होने के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हमें मिले वो कहाँ मिले, गुजरात में मिले। ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आपका लोथल एवं सुत्तकोटदा सिंधु सभ्यता का क्या था, ये एक बंदरगाह था। ठीक है। फिर नेक्स्ट जुते हुए जो खेत हैं और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है ये कालीबंगन से हमें प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मतलब ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है यानी जो अनाज के कोठे हैं वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त वृहद स्नानागार यानी बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, ये एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड है यानी कि नहाने का एक स्थान है जो कितना बड़ा है, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर क्या है, चौड़ा और 2.43 मीटर क्या है, गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो जो अग्निकुंड है वो कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ है आपका कालीबंगन, तो यह हनुमानगढ़ में है और लोथल गुजरात में है। देखिए यहाँ कुछ सिंधु काल में जो आपको विदेशी व्यापारों का दे रखा है कि आयातित वस्तुएं और उनके प्रदेश। देखिए एक तो होता है निर्यात और एक होता है आयात। निर्यात होता है अपनी वस्तु, देश की वस्तु को किसी विदेशी में निर्यात करना यानी बेचना, और वहां से किसी विदेशी से भारतवर्ष में कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं तो वो हम आयात कर रहे हैं। ठीक है। तो
आयातित जो वस्तुएं हुआ करती थी वो कौन सी, जैसे सबसे पहले है तांबा, ये खेतरी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी है आपका अफगानिस्तान और ईरान से। सोने की बात करें तो कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से। और टिन ये आपकी अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद की बात करें तो सौराष्ट्र से। लाजवर्द की बात करें तो मेसोपोटामिया से। और शीशा की बात करें तो ये ईरान से आयातित किया जाता था। अग्निकुंड आपने देखा लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर, एक शील यानी एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। और उनके द्वारा मतलब उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा क्या है, विराजमान है। फिर है मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की भी क्या मिली है, कांस्य मूर्ति मिली है। और हड़प्पा की मोहरों पर एक सबसे अधिक श्रृंगी पशु मीन्स जो सींग वाला पशु होता है ना, जो सींग वाला, श्रृंगी मीन्स सींग वाला जो पशु होता है उसका अंकन मिलता है। मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो आपको लोथल और चहुंदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। और यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है तो पहली पंक्ति तो दाई से बाई और दूसरी जो पंक्ति है वह बाई से दाई लिखी जाती है। जैसे दोस्तों हम तो ये ऐसे राइट टू लेफ्ट इस तरह से लाइन बाय लाइन लिखते हैं, पर ये लोग क्या करते थे कि यह इस तरह से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से फिर राइट, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, फिर राइट लेफ्ट, इस तरह से ये लिखते थे। ठीक है, और हम इस तरह से लिखते हैं। ये होती है इनकी पद्धति लिखने की। फिर नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की, एक तो लिपि देख ली हमने भाव चित्रात्मक है। और लिपि कैसी थी, दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के जो विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। तो ग्रीड पद्धति इस प्रकार से ग्रीड पद्धति अपनाई थी। घरों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां हैं वे सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल एक लोथल ऐसा नगर था जहां घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो पूछा जा सकता है कि वे कौन सा नगर था जहां पे दरवाजे और जो घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो वो था लोथल जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल थी वो कौन सी थी, गेहूं और जौ थी। फिर है सैंडव वासी मिठास के लिए शहद का यूज किया करते थे। फिर नेक्स्ट है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। क्या मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं। कहां से, रंगपुर से और लोथल से। और इसमें धान की खेती होने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल में सैंधव कालीन घोड़े के क्या मिले हैं, अस्थि पंजर मिले हैं, यानी घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिली हैं कालीबंगन से, लोथल से और सुरकोतदा से। तोल की जो इकाई है उसकी संभावना व्यक्त की गई है कि 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों या 4 पहियों वाली क्या करते थे, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का क्या करते थे, यूज किया करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा एक शब्द है जिसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः यानी संभावना व्यक्त की गई है कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है यह वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने कहा है, पिग्गट ने कहा है किसको, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। क्या बोला है, विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर क्या किया करते थे, इसकी पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, शिव पूजा किया करते थे। इसका प्रचलन साक्ष्य भी हमें सिंधु सभ्यता से मिलता है। फिर स्वास्तिक की बात करें, इस तरह से स्वास्तिक हम बनाते हैं। स्वास्तिक के जो चिन्ह है इसकी भी संभावना व्यक्त की गई है कि हड़प्पा सभ्यता की ही ये देन है। और इस चिन्ह से हम सूर्योपासना का अनुमान लगा सकते हैं। सिंधु जो घाटी की जो नगरी है उसमें किसी भी मंदिर का हमें अवशेष देखने को नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में भी कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए कैसा था, विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की जो मूर्तियां होती है ना, मृण मूर्तियां कहते हैं, तो वो मिली हैं। अधिक से मिलने के कारण यह अनुमान लगाते हैं कि जो सैंधव समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का क्या किया करते थे, यूज करते थे, प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना,
चौपड़ खेलना या पासा खेलना आदि साधनों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये तलवार का बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे दोस्तों, तलवार का ये यूज नहीं करते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। मतलब कालीबंगन जो आपका हनुमानगढ़ में है, मतलब इसमें इस तरह से था कि जो एक उच्च जगह था और एक निचला शहर था। तो निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे और यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। तो दो पार्ट में विभाजित था। और ये भी जो जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे तो यह भी एक किले के द्वारा घिरा हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों ही प्रथाएं यहाँ पे क्या थी, प्रचलित थी। हड़प्पा में तो जो शव हुआ करते थे उनको दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां थी मिली हैं, मतलब जो कपल पेयर में समाधियां मिली हैं। कहाँ पे? तो लोथल गुजरात में और एक कालीबंगन आपके हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में। सैंधव सभ्यता के विनाश का जो संभावना व्यक्त की जाती है वो बाढ़ को इसका कारण बनाया जाता है कि जो सैंधव सभ्यता का जो विनाश हुआ था संभवतः है एक प्रभावी कारण इसका बाढ़ माना जाता है। इस पे एक मूवी भी बनाई गई है आपकी मोहनजोदड़ो, उसमें बाढ़ का भी दिखाई गई है। अब देखिए, बाढ़ से ही इसका विनाश माना जाता है। आग में पकी हुई जो मिट्टी है उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो जो आग में पकी हुई मिट्टी है उसको टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, नदियां हैं, उत्खनन करता है और उनकी वर्तमान स्थिति दे रखी है। सबसे पहले प्रमुख स्थल, फिर नदी, फिर उसके उत्खनन करता कौन कौन, वर्ष और स्थिति दी गई है। स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आपका हड़प्पा है, यह रावी नदी जो है उसके तट के किनारे है। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने उत्खनन करता है 1921 में। और पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है यहाँ से इसकी स्थिति है। फिर नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी उत्खनन करता और 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लड़काना जिला है वहां इसका स्थित है, मतलब ये स्थित है। और चहुंदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार ने खोज की, मतलब उत्खनन करता है ये। और 1931 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा उत्खनन किया गया था। बीबी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर 1953 में और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोट दीजी की बात करें तो यह सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद उत्खनन करता है 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर की बात करें तो मादर नदी के किनारे रंगनाथ राव ने उत्खनन किया और 1953 से 54 में गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका पंजाब। पंजाब है रोपड़। देखिए, रोपड़ में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है 1953-56 में इसकी खोज हुई और पंजाब का रोपड़ जिला है। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव जो है इसके उत्खनन करता है 1955 एवं 1962 में ये हुआ और गुजरात के अहमदाबाद जिले में। आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता और 1958 में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसकी स्थिति है। सुतकांगेडोर की बात करें तो दाश्क नदी और औरंग स्टाइल और जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता 1927 एवं 1962 में इसकी खोज और पाकिस्तान के मरकान जो में समुद्र के जो तट का किनारा है वहां इसकी स्थिति है। फिर नेक्स्ट बात करें हम बनमाली। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन किया और 1974 में यह हरियाणा के हिसार जिले में है। और धोलावीरा की बात करें तो यह भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया और 1990-91 में गुजरात के कच्छ जिला में है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अब आगे की वीडियो हम बाद में लेकर आएंगे आपके लिए। और जिन्होंने भी ये वीडियो कंप्लीट देखी है उनको मेरी तरफ से थैंक यू दोस्तों। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को दोस्तों। और आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आई जाएंगी, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं अब हम आपको, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।